नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर लेक्चर ला रहे हैं। और अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर ये पूरा आपका कंप्यूटर अवेयरनेस जो है कवर करा देंगे। शॉर्टकट की का पीडीएफ ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, उसको आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड एब्रीवेशंस होती हैं, फुल फॉर्म जितनी भी होती हैं, उसका ऑलरेडी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर हम डाल चुके हैं, उसको आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जो वीडियो सीरीज आ रही है, 3 से 4 जो वीडियोस आएंगी, इसमें साथ ही हम केवल और केवल थ्योरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो चीज़ आपको दिख रही होगी, इसके ये फैक्ट्स हैं कुछ कंप्यूटर रिलेटेड। इनको मैं बाद में ये 15 से 20 फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम बिल्कुल लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पर भी मेंशन किए हैं, बट लास्ट वाली वीडियो में मैं एक ही साथ आपको 10 से 15 फैक्ट जितने भी होते हैं ये वो एक ही साथ करा दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो कंप्यूटर है, इसके बारे में आपको पता होगा कि कंप्यूटर में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको ये नाम काफ़ी आपने सुना होगा, चार्ल्स बेबेज का। तो ये कौन थे? ये थे फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और साथ ही साथ साथियों, आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न कंप्यूटर के फादर, तो वो होंगे एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग, ठीक है, जिन्होंने टाइम मशीन वगैरह भी बनाई थी, आपको पता होगा। तो मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर हैं वो एलन ट्यूरिंग है, और फादर ऑफ कंप्यूटर नॉर्मली पूछे तो वो चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, इसी के साथ आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर और कमर्शियली अवेलेबल जो कंप्यूटर था, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में, उन दोनों के नाम पता होने चाहिए। तो अगर आपसे जनरल पर्पस पूछता है तो उसका नाम है ENIAC, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। और आपसे अगर ये पूछे कि फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर, तो उसका नाम था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UAC। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ अब कंप्यूटर काम कैसे करता है? तो कंप्यूटर में एक इनपुट होता है, ठीक है, एक आउटपुट होता है, और सर्टेन कुछ इस पे, इन दोनों पे क्या कराई जाती है। अब ये जो इनपुट होता है ये कुछ फीडबैक देता है सीपीयू को, सीपीयू उस पर प्रोसेस करता है, कुछ एग्जीक्यूट करता है, और उसका रिजल्ट फाइनली किसको दे देता है? इस आउटपुट सिस्टम को दे देता है। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस होंगे, वो कमांड देंगे किसको? सीपीयू को। सीपीयू इन पे काम करेगा और उसका रिजल्ट कहाँ शो करेगा? आउटपुट डिवाइस के ऊपर। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज थी। अब हम ये चेक करेंगे कि एक इंस्ट्रक्शन जो होती है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है सिस्टम में। तो साथियों, आप मान के चलो कि कोई यूजर है, वो क्लिक करता है। अगर वो क्लिक करता है तो हार्ड ड्राइव से जो डाटा होगा वो कहाँ लोड होगा? रैम में। और रैम से फिर वो फर्दर डाटा कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपकी टेम्परेरी स्टोरेज में। और टेम्परेरी स्टोरेज का जो काम करती है वो करती हैं रजिस्टर्स। ठीक है, और ये रजिस्टर्स कहाँ होते हैं साथियों? तो याद रखना है आपको, ये कैश मेमोरी में होते हैं। ठीक है, कैश मेमोरी आपने सुनी होगी, जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की। ठीक है, हालांकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, और इसीलिए इसी के चलते ये क्या होती है? फास्ट भी होती है। तो रजिस्टर्स आपकी एक तरीके की टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो टेम्परेरी स्टोरेज है ये प्रोवाइड क्यों करता है? मतलब इस टेम्परेरी स्टोरेज का यूज क्या है? तो साथियों, आपको एक चीज पता होगी, अगर मैं कोई भी एग्जीक्यूशन कर रहा हूं तो उसमें कुछ डाटा ऐसा हो सकता है जिसका यूज थोड़ी देर बाद पड़े। ठीक है, तो उसको टेम्परेरीली जो स्टोर किया जाता है वो किस में किया जाता है? रजिस्टर्स में। ठीक है, और इसके ऊपर वंस एक बार, मतलब इसके ऊपर एक बार एग्जीक्यूशन हो जाती है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट कहां पर आप डिस्प्ले करेंगे? वो आप करते हैं आउटपुट डिवाइस पर। ठीक है, और ये साइकिल मैंने दिखाई हुई है, इंस्ट्रक्शन साइकिल, इसको आप देख सकते हैं, और आपकी स्क्रीन पर भी आ रही होगी इंस्ट्रक्शन साइकिल, तो उसको भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेगा? सीपीयू फेच करेगा डाटा, फेच करके उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा, डिकोड करके उस पर काम करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक है, और इस एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको वापस मेमोरी में क्या करेगा? स्टोर, और स्टोरेज के बाद वापस इसको क्या करेगा? फेच करके और आउटपुट डिवाइस को दिखा देगा। ठीक है जी, तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल है, इस तरीके से काम करती है। यहां पर आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि जो रजिस्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं? स्पेशल पर्पस हाई स्पीडिंग टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, एक तो इनका पर्पस बहुत स्पेशल होता है क्योंकि इनका यूज तब और तब केवल पड़ता है जब हम कोई एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी आपके सीपीयू में कोई भी टास्क चल रहा है, ठीक है, तो उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है साथियों, उसको जो लोडिंग और अनलोडिंग होती है, उसके लिए पहले इसको डाला जाता है आपकी रजिस्टर्स में। मतलब मेन मेमोरी में लोड करने से पहले आपको इसको रजिस्टर में डालते हैं। ठीक है, और वहां से फिर डाटा उठ के कहां जाता है? आपका फर्दर मेमोरी में जाता है। ठीक है, और सिंस इसकी जो साइज है वो बहुत छोटा है, तो इसके चलते इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? बहुत ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज थी। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे कि सीपीयू जो है, अब देखो, हमने जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि जो सीपीयू होता है, जिसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।
तो इस पर्टिकुलर सीपीयू में कितने पार्ट होते हैं? तो इसके मेन 3 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और एक होता है इसका मेन मेमोरी यूनिट। ठीक है, और इस मेमोरी यूनिट का ही पार्ट होता है ये रजिस्टर, जिसको हम बाद में काफी विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन या लॉजिकल जो कैलकुलेशन होती है उनके लिए हम इस पर्टिकुलर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, ये चीज तो हो गई ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, इस प्रकार के जो ऑपरेशन होंगे वो कौन करेगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? तो साथियों, कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि ये इन ऑपरेशंस को डायरेक्ट करता है। ठीक है, साथ ही साथ आपके जो भी आउटपुट डिवाइस है और जो भी इनपुट डिवाइस है, अब देखो कोई भी डाटा है वो मेमोरी से ही आएगा, तो उसके साथ जो इंटरेक्शन करने का काम होता है, इंटरेक्शन करने का जो काम होता है, ठीक है, मतलब उस डाटा को लाना और ले जाने का जो काम होता है, उसके ऊपर जो डायरेक्शन दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? वो देता है कंट्रोल यूनिट। और इसी के चलते इसका नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल कर रहा है पूरे टास्क को। ठीक है, पूरे डाटा को क्या कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है। और अब एक बात बताओ, अब डाटा पे काम हो गया है, ठीक है, मतलब डाटा पे काम किसने किया? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में। डाटा लेके और वापस कौन लेके जाएगा? वो कंट्रोल यूनिट। अब एक बात बताओ, डाटा लेके जाने के बाद उसको स्टोर भी किया जाएगा, तो वो स्टोरेज कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी मेमोरी यूनिट में। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट पे टेम्परेरी जो स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं वो कौन करते हैं? रजिस्टर, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो, रजिस्टर जो होते हैं ये किसका भाग है? ये कैश मेमोरी का भाग है। ये बात मैं बता चुका हूं। साथ ही साथियों, कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि जो साइज है ना मेमोरी का, उसके बिहाफ पर आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में ये होते हैं। तो सबसे छोटा जो साइज आपको देखने को मिलेगा जनरली वो कैश मेमोरी का होता है। उसके बाद आपको रैम का देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको हार्ड ड्राइव का देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो बड़ी बड़ी टेप्स होती हैं, मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है, उनका देखने को मिलेगा। ठीक, तो मेन चीज आपको ये याद रखनी है, जो आपकी रैम है और जो ये हार्ड ड्राइव है, इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। रैम जो होती है ये प्राइमरी मेमोरी है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में कि ये पर्टिकुलर मेमोरी कैसी होती है? वॉलेटाइल होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल होती है। और सिंस ये वॉलेटाइल मेमोरी है तो इसकी स्पीड क्या होगी? फास्टर होगी। इसकी स्पीड क्या होगी? लोअर होगी। इसमें साइज, मतलब इसमें आपको जो स्पेस होगी, जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी, वो काफी ज्यादा मिलेगी। रैम में उतनी स्टोरेज कैपेसिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इन सब बातों के बारे में हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। बट सबसे पहली बात आपको ये चीज क्लियर हुई ना कि जो स्टोरेज, अगर मैं पूछता हूं स्टोरेज के मामले में सबसे ज्यादा जो स्टोरेज है वो किसकी होती है? हार्ड ड्राइव्स की होती है, जो सेकेंडरी मेमोरी है। और सबसे कम किसकी देखने को मिलेगी? कैश मेमोरी। अब एक दूसरी चीज और पूछी जाती है कि एसएस टाइम जो होता है, ठीक है, कि कौन पर्टिकुलर, मतलब कौन सी पर्टिकुलर मेमोरी सबसे फास्टेस्ट जो है स्पीड देती है? तो सबसे फास्टेस्ट स्पीड जो प्रोवाइड करती है वो आपकी कैश मेमोरी करती है। और ये चीज आपने देखी भी होगी, आप अपने जो फोन है, ठीक है, उसमें आपने कई सारे ऐप डाले हुए होंगे, ठीक है, तो उन ऐप की पर्टिकुलर वे स्टोरेज होती होगी, और वहां स्टोरेज के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखता है कैश मेमोरी का। ठीक है, उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखता है कैशे का। ठीक है, अगर वो कैशे फिल हो जाती है, पूरी तरीके से भर जाती है, तो आप दिखता होगा कि कई बार आपका जो सिस्टम है, जो वो पर्टिकुलर ऐप है, वो क्या करता है? हैंग करता है। तो उस केस में साथियों आप क्या करते हो? उस कैश मेमोरी को फ्री कर देते हो। ठीक है, बाय क्लियरिंग द डाटा उसको क्या कर देते हो? आप फ्री कर देते हो। तो ये पर्टिकुलर मेमोरी है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट की। ठीक है, तो मोटा मोटा तो मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको अभी टाइम, मतलब आज ही हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। अब हम आएंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे। ठीक है, तो साथियों देखो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टोटल अभी तक कितनी जनरेशन आ चुकी है? 5 जनरेशन आ चुकी है। और करंटली कौन सी जनरेशन चल रही है? 5th जनरेशन चल रही है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो पहली जो जनरेशन थी ना, वो जो जनरेशन थी साथियों, वो 46 से 59 के आसपास में आई थी। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो अभी की 3 मार्च की शिफ्ट का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। 3 मार्च 2023 में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था ना, मेंस का, उसमें कंप्यूटर आई थी। उस कंप्यूटर जो आई थी उसमें एक क्वेश्चन था कि सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर है ना, वो किस पर काम करते हैं? तो उसका सही आंसर था ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको आंसर की में मिल जाएगा। ठीक है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, कि आपको ये पता होना चाहिए जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो किस पे काम करता है। तो वैक्यूम ट्यूब्स पे काम करता है। अब वैक्यूम ट्यूब्स का जो साइज है वो बहुत बड़ा होगा। तो ये जो कंप्यूटर्स थे ना, ये एक एक कमरे के कंप्यूटर्स थे, मतलब इतने बड़े कंप्यूटर्स थे कि एक कमरे में पूरा एक कंप्यूटर आता था। तो काफी बड़ा साइज था। ठीक है, स्पीड इनकी काफी स्लो थी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे थे। तो साथियों ये मशीन लैंग्वेज यूज करते थे।
मशीन लैंग्वेज क्या होती है इसके बारे में हालांकि हम बाद में चर्चा करेंगे, बट मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मशीन लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, तो साथियों लैंग्वेज दो टाइप की होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब भाई लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कि कंप्यूटर को समझ में आ जाए। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन को समझ में आ जाए। ठीक है, हालांकि इसमें क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज में आपकी दो टाइप की लैंग्वेज होती है, एक तो मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल होती हैं, बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो असेंबली लैंग्वेज है ना, ये नॉर्मल ह्यूमन के काफी क्लोज होती है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन इनको समझ सकता है असेंबली लैंग्वेज को। जबकि जो मशीन लैंग्वेज है ये काफी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, काफी पुरानी लैंग्वेज है, इनको ह्यूमन समझ नहीं सकते। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज होती थी वो थी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, और इसके जस्ट बाद जो जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन जो आई कंप्यूटर्स की, उसमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा? वो थी असेंबली लैंग्वेज, जो कि नॉर्मल ह्यूमन को समझ में आती है। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि हाई लेवल लैंग्वेज आपने बता तो दी ह्यूमन के समझ में आती है, बट इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो आपकी प्रेजेंट डे जो भी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस, पाइथन, सी, जावा, ये जो सारी लैंग्वेज है ये साथियों कैसी है? ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और ये जो पुरानी लैंग्वेज थी ये कौन सी थी? ये लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ेंगे, तो सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर थे वो क्या यूज करते थे? वो ट्रांजिस्टर्स यूज करते थे। ठीक है, और आपकी लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी? असेंबली लैंग्वेज। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए गए हैं ये आप एक बार वैसे पढ़ लेना, बाकी एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए केवल दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज करते थे, दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कौन सी लैंग्वेज यूज करते, बस। ठीक है, अब देखो थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर थे ये आए थे 65 से 71 के आसपास के पीरियड में, और ये क्या यूज करते थे? ये आईसीज यूज करते थे, जिसके ऊपर क्या लगे रहते हैं? ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। अब भाई ट्रांजिस्टर तो यूज हो गए ना, अब आईसी क्या होती है? बेसिकली एक ऐसी प्लेट आपको दिखेगी, इस पे काफी सारे क्या लगे रहते हैं? ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने साइज को क्या करते जा रहे हैं? धीरे धीरे रिड्यूस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये आईसीज होगी, ये टास्क को क्या करती थी? काफी कम सेकंड में, नैनो सेकंड्स में इसको परफॉर्म करती थी। तो इससे क्या गई? स्पीड में काफी एनहांसमेंट देखने को मिली। साथ ही साथ इनका साइज क्या होगा साथियों? वो डिक्रीज होता जाएगा धीरे धीरे। अब ये कौन सी लैंग्वेज यूज करती थी? ये हाई लेवल लैंग्वेज यूज करती थी, जैसे कि फोर्ट्रैन, कोबोल, बेसिक। फोर्ट्रैन के बारे में एक कॉन्सेप्ट एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो फोर्ट्रैन है इसकी फुल फॉर्म, हालांकि फुल फॉर्म की ऑलरेडी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल चुका हूं, बट स्टिल इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका बारे में एक स्पेशलिटी है कि ये पहली लैंग्वेज थी। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी? फोर्ट्रैन, और इसका फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, कई जगह आपको दिखेगा फॉर्मूला ट्रांसलेटर, वो भी ठीक है। ठीक है जी, दोनों ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन और फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ठीक है जी, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज किसमें देखी जाने लगी? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, और यहां पर आपको साथ में एक चीज दिखेगी, अगर स्पीड बढ़ रही है ना तो यहां पर एक मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो क्या हो जाएगी? वो पॉसिबल होने लग जाएगी। और जैसे जैसे आप फोर्थ जनरेशन पे आओगे यहां पर मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ साथ मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग भी क्या हो जाएगी? पॉसिबल होने लग जाएगी। ठीक है, और इसके बाद जो आगे वो तो काफी हाई एंड कंप्यूटर से। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर देखने को मिले वो मिले 71 से 80 के पीरियड में। और ये कैसे, ये किस उस पे काम करते थे? तो ये वीएलएसआई मॉडल पे काम करते थे, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, तो वीएलएसआई पे काम करते थे, और इसके बाद जो आएंगे ये यूएलएसआई पे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स पे काम करेंगे। ठीक है, इनमें भाषा जो यूज होने लगी वो कौन सी थी? वो 4GL लैंग्वेज यूज थी, फोर्थ जनरेशन ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, और ये साथियों आपको याद होना चाहिए कि ये साथियों आपको पता होना चाहिए कि मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग जो थी वो पॉसिबल होने लगी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बाद। ठीक है, अब देखो फिफ्थ जनरेशन जो थे ये तो अभी प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, तो ये किस पे काम करते हैं? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स पे, यूएलएसआई मॉडल पे काम करते हैं। और यहाँ पर ये काफी क्लोज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। जैसे जो रोबोटिक्स आप पूरी फील्ड देखते हो उसमें इस पर्टिकुलर जो ये कंप्यूटर्स है ना इनका यूज किया जाता है। और आपने एक और चीज सुनी होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये काफी अभी डिमांड में है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि भाई जो आपने जैसे स्मार्ट टीवीज जो देखे होंगे, या स्मार्ट जो आपके रेफ्रिजरेटर्स होते हैं कि आप जैसे उनको कमांड दो तो वो उस चीज को करते हैं, तो वो सब आपका किस में आता है? ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आता है। तो ये जो भी हाई एंड चीज है ना ये सारी
के थ्रू पॉसिबल है, 5th जनरेशन कंप्यूटर्स के थ्रू, ठीक है। साथ ही साथ इनकी आपको ये पता होनी चाहिए साथियों, ये लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं। तो प्रोलोग जो है ना, प्रोलोग वो लैंग्वेज है 5th जनरेशन कंप्यूटर की, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपके क्या आएंगे, रोबोट्स और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब हम बात करेंगे इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स, मतलब आपकी जो डिवाइसेस होते हैं वो आपके सीपीयू या आपके मदरबोर्ड से कैसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, डिवाइसेस दो तरीके के हो सकते हैं, आपके इंटरनल डिवाइसेस हो सकते हैं और जो आपके बाहर लगते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपकी क्या होती है, बस होती है। बस कुछ नहीं है साथियों, ये एक तरीके से कनेक्शन करने का काम होती है। आपकी आपके अगर आपने मदरबोर्ड देखा हो तो उस पर काफी सारी आपको चिप्स दिखेंगी ऐसे करके, लाइनें दिखेंगी, ठीक है। वो कुछ नहीं है, वो बसेज ही हैं। तो दो टाइप की बसेज होती हैं, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस, ठीक है। अब इंटरनल बस क्या करेगी साथियों, जितने भी इंटरनल डिवाइसेस होंगे, ठीक है, उसके अंदर जैसे आपकी रैम स्लॉट हो गया, ठीक है, आपकी रैम होगी और आपका और कोई दूसरा स्लॉट हो गया, तो जितने भी इंटरनल डिवाइस जो मदरबोर्ड के ऊपर लगे होंगे उनको कनेक्ट करने का काम किसका है, इंटरनल बस का। एक्सटर्नल बस का क्या काम होता है, जो बाहर स्लॉट लगते हैं जैसे वीजीए का स्लॉट हुआ, ये सब जो एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो काम किसका है, वो काम है एक्सटर्नल बस का। अब देखो, मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम आ रहा होगा, लेफ्ट साइड में आप देख रहे होगे और राइट साइड में देख रहे होगे, ये एक इंटरनल बस दिखाई जा रही होगी, एक तरफ एक्सटर्नल बस दिखाई जा रही होगी। तो ये डिवाइसेज इनसे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। तो इंटरनल बस का क्या काम होता है साथियों, जो भी आपके मदरबोर्ड होते हैं, मदरबोर्ड कहाँ होता है आपका, अंदर होता है। और मदरबोर्ड के बारे में एक जानकारी दे दूं कि मदरबोर्ड को पीसीबी भी बोला जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कभी आपने मदरबोर्ड देखा हो तो वो एक ग्रीन कलर का आपको बोर्ड दिखेगा, उस पर काफी सारी लाइनें दिखेंगी, ठीक है। वो लाइनें कुछ नहीं होती, ये कनेक्टिंग वो होती है, बसेज होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं पास होते हैं पूरे मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये मदरबोर्ड जो हो गया, इसके अंदर या इसके ऊपर जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, ठीक है, वो किसकी सहायता से होंगे, वो इंटरनल बस की सहायता से होंगे। और जो कि बाहर जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं साथियों, जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर्स से कनेक्टेड रहते हैं उनको पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है, आपका माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है, आपके स्पीकर्स हो गए, ठीक है जी। तो इसमें क्या आएंगे, आपके जो भी बाहर वाले डिवाइसेस जो भी एक्सपेंशन स्लॉट्स है ना, वो सारे किस में आएंगे, एक्सटर्नल बस के उसमें आएंगे, ठीक है। अब दो तीन टाइप की बस और देख लो, एक होती है कंट्रोल बस। अभी हम कंट्रोल यूनिट पढ़ के हटे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता था, वो इंटरेक्शन करती थी, साथ ही साथ वो कमांड भी देती थी, डाटा की एक तरफ से दूसरी तरफ जो फ्लो होता था ना, उसको कंट्रोल करती थी। तो वही काम यहाँ पर ये कर रही है कि जो एक्सेस मेमोरी है ना, या फिर अगर हमें किसी इनपुट डिवाइस को से इंटरेक्ट करना है तो वो काम, उसका कमांड देने का जो काम होता है वो किसका होता है, कंट्रोल बस का होता है। साथ ही साथ डाटा बस क्या करेगी, ये डाटा को कैरी करेगी, ठीक है, एक तरफ एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जो डाटा कैरी होगा वो किया जाएगा डाटा बस द्वारा। साथ ही साथ एड्रेस बस का क्या काम होता है। अब एक बात बताओ, बस में काफी सारे लोग बैठे हैं, हर एक का एक एड्रेस होगा, हर एक का एक सीट नंबर होगा कि भाई इस पर्टिकुलर एड्रेस पर ये इनपुट डिवाइस लगा हुआ है, इस पर्टिकुलर एड्रेस पर ये इनपुट डिवाइस लगा हुआ है। तो मान लो अगर मुझे बी वाला इनपुट डिवाइस को एक्सेस करना है, तो इसका डाटा जो है, इसका जो एड्रेस है वो कौन लेके आएगी, ये वाली एड्रेस बस लाएगी, ठीक है, ताकि मैं इस पर्टिकुलर डिवाइस को सेफली इसके साथ क्या कर पाऊं, इंटरेक्शन कर पाऊं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। उससे ऊपर हमने दो बस पढ़ी, एक्सटर्नल बस और इंटरनल बस। इंटरनल बस जो इसके अंदर होंगे, मदरबोर्ड के जो ऊपर डिवाइसेस लगे हैं उनको कनेक्ट करने का काम किसका है, इंटरनल बस का। एक्सटर्नल बस जो भी बाहर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनसे कनेक्ट करने का काम होता है। कंट्रोल बस हम देख चुके हैं, डाटा बस देख चुके हैं, एड्रेस बस देख चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे लैंग्वेजेस के ऊपर। लैंग्वेजेस के ऊपर हालांकि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, दो टाइप की होती थी, कैसी, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अंदर आपकी जो भी कोबोल होगी, ठीक है, आपकी फोर्ट्रैन होगी, और जितनी भी आपकी ये नई C++, जावा, पाइथन, ये जितनी भी लैंग्वेज है कैसी, हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि H फॉर हाई लेवल, H फॉर ह्यूमन। तो ये ह्यूमन के ज्यादा क्लोज रहती हैं, ठीक है, क्लोज रहती है जिन मतलब ये ह्यूमन इनको पढ़ सकता है, इनको समझ सकता है। जबकि जो लो लेवल लैंग्वेज है इनको ह्यूमन या यूजर की कोई पढ़ नहीं सकता, ठीक है। ये इनको पढ़ कौन सकता है, इनको समझ कौन सकता है, तो इनको मशीन समझ सकती है, ठीक है। और इसमें हमने दो लैंग्वेजेस पढ़ी थी, एक थी मशीन लैंग्वेज, एक थी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी यूजर समझ सकता है, बट मशीन लैंग्वेज को यूजर नहीं समझ सकता, ठीक है। हालांकि दोनों लैंग्वेजेस को कौन समझता है, मशीन समझती है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गई होगी, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे कंप्यूटर प्रोग्राम पे। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, अब भाई देखो कोई भी प्रोग्राम रन होता है तो उसमें क्या होती है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, ठीक है। और उन इंस्ट्रक्शंस में क्या होते हैं, उनमें पर्टिकुलरली स्टेप्स बताए जाते हैं आपको एक तरीके से कि भाई
अब पहले ये वाला टास्क एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, ठीक है। तो वो सारे स्टेप्स जो हैं बताए जाते हैं एक पर्टिकुलर टास्क को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है जी। अब एक जैसे दो शब्द यूज होते हैं कंप्यूटर भाषा में, एक होता है ऑपरेंड, एक होता है ऑपरेशन, ठीक है। अब जैसे मान लो ये कमांड में दे रहा हूँ कंप्यूटर को ऐड 3,4, ठीक है। तो इसमें जो ऐड है ना ये ऑप कोड होता है, और जो कि ये 3-4 होते हैं ये होते हैं ऑपरेंड जिस पर काम किया जाना है। और ऑप कोड में क्या होता है, ऑप कोड में वो एक्शन होता है जो कि प्रोसेसर को करना होता है, ठीक है। तो ऑपरेशन जो होता है वो किसकी सहायता से बताया जाएगा, ऑप कोड की सहायता से, ठीक है। और जो ऑपरेंड होंगे उन पर काम किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज आपको समझ में आई। साथ ही साथ मशीन साइकिल क्या होती है, तो भाई मशीन साइकिल्स होती है कि दो ऑपरेंड को फैच अगर मैं कर रहा हूं, और फैच कहां से करूंगा साथियों, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, टेम्परेरी स्टोरेज से फैच किए जाएंगे ऑलरेडी, ठीक है। मतलब मेन मेमोरी से उठा के इनको टेम्परेरी स्टोरेज में रख दिया जाएगा जब तक एग्जीक्यूशन चल रही है, ठीक है। तो टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड कौन करता है, ये हम देख चुके हैं, ये रजिस्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो रजिस्टर से मतलब दो ऑपरेंड को उठाने का, और दो ऑपरेंड क्या थे, जैसे नंबर जो भी होंगे जिन पर काम किया जाना है, ठीक है। तो दो ऑपरेंड को जब मैं रजिस्टर से उठाऊंगा तो जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मशीन की साइकिल, मशीन साइकिल, ठीक है। अब डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो डाटा होती है रॉ फॉर्म, अनप्रोसेस्ड फॉर्म, उसको डाटा बोलेंगे। अगर इस डाटा पर काम किया गया और इसको एक मीनिंगफुल लैंग्वेज, मतलब मीनिंगफुल इसको इसको मीनिंगफुल अगर बना दिया गया, ठीक है, मतलब इसको प्रोसेस कर दिया गया, तो उसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। अब देखो मदरबोर्ड के बारे में, तो मदरबोर्ड के बारे में हम चर्चा की थी हमने। तो साथियों मदरबोर्ड के बारे में हमने चर्चा की थी, मदरबोर्ड को क्या बोलते हैं, पीसीबी बोलते हैं, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और इस पे क्या लगी रहती हैं, काफी सारी आईसी दिखती हैं आपको, इंटीग्रेटेड सर्किट्स दिखते हैं, ठीक है। और आईसी के बारे में एक चीज जान लो कि आईसी की जो खोज थी वो किसने की थी, ठीक है, आईसी बनाई किसने थी, तो जीएस किल्बी और रॉबर्ट न्यूए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इन्होंने बनाई थी, तो इसका आपको पता होना चाहिए। और आईसी जो बनती है वो किसकी बनती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये होते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो रजिस्टर्स होता है उसमें जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं उसके फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो फ्लिप फ्लॉप होता है ना, ये एक सिंगल बिट को, और ये बिट क्या होती है इसके बारे में जस्ट थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे जब हम मेमोरी स्टोरेज को पढ़ रहे होंगे। तो एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है एक फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा, और कंप्यूटर की भाषा में 0 का मतलब होता है कि आपने कोई भी इनपुट जो है नहीं दिया है, 1 का मतलब है आपने कोई इनपुट दिया है, ठीक है। तो सिंगल बिट डाटा को स्टोर करेगा कौन, फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप जो है ये एक पूरा आर्किटेक्चर होता है किसका, रजिस्टर का। तो रजिस्टर में जो मूल इकाई होती है, जो स्टोरेज की मूल इकाई होती है वो क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, ठीक है। अभी फ्लिप फ्लॉप्स को हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, 7 टाइप के कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, ठीक है। और ये जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं ना साथियों, ये लॉजिक गेट पर बेस होते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आपको पता होगा कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ठीक है। एक ट्रुथ टेबल बनाते थे हम लोग, ठीक है, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। और अब देखो एक चीज आपको पता होगी कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू में हम जो आपकी कोई भी अगर टास्क है, जैसे मैंने बताया कि मदरबोर्ड पे कोई टास्क है, ठीक है। तो मदरबोर्ड जो है ये आपका मदरबोर्ड मैंने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्लो होते हैं उस बस के थ्रू, मैंने आपको बताया जो भी लाइन आपको दिखती है यहाँ पर इस ग्रीन बोर्ड पर। तो उस पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा ना साथियों, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन सा किस उस पर फ्लो करता है, तो ये डायरेक्ट करंट पे फ्लो करता है, ठीक है, डीसी पे फ्लो करता है। बट आपको एक चीज दिख रही होगी कि भाई मैं डीसी थोड़ी सप्लाई करता हूं, मैं सप्लाई तो एसी करता हूं, ठीक है। तो एसी से डीसी को कन्वर्ट करना, मतलब एसी से डीसी कन्वर्ट करना, ये काम किसका होता है। तो आपने अगर कभी देखा हो, आपका जो सीपीयू होता है ना उसके पीछे एक बॉक्स में पावर सप्लाई यूनिट होती है जिसको बोला जाता है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका नाम ही है स्विच मोड, मतलब ये स्विच कर देता है एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तभी आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो फ्लो कर पाते हैं डीसी के, ठीक है जी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। तो एसएमपीएस जो होती है ये इकाई होती है एक सीपीयू की, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी में आप क्या करते हो, अपनी पावर कोड लगाते हो अगर आपने देखा हो, और इस पावर कोड को आप स्विच से लगा देते हो, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स की। तो टोटल जो है आपके 7 टाइप के लॉजिक गेट्स हमें पढ़ने हैं, एंड, और, नॉट, एक्सोर, एक्सनोर, नैंड और नोर, ठीक है जी। अब देखो एंड जो होता है ना उसका उल्टा होता है नैंड, एन 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 आगे लग गया ना तो मतलब उसका उल्टा करना है जस्ट, नोर का उल्टा, और का उल्टा नोर, ठीक है। नोट एक अपने आप में सिंगल गेट है, ठीक है, एक्सोर और एक्सनोर। अब देखो सबसे पहले इनको क्या बोला जाता है भाई, ये है ट्रुथ टेबल, ठीक है। और ये मैंने मतलब ये मैंने दो वो मान लिए, दो डाटा है कोई भी, अगर ये दोनों 0 0 है
तो जो फाइनल रिजल्ट आता है, अब ये ए डॉट बी क्या है, ये है एंड गेट का, ठीक है जी। एंड गेट में हम करते हैं प्रोडक्ट, दोनों ट्रू होने चाहिए। अब आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा ए डॉट बी, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब क्या है, अगर एक भी जीरो हो गया तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर एंड में अगर मुझे ट्रू चाहिए, इसके एंड रिजल्ट में अगर मुझे ट्रू चाहिए तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, ट्रू होना पड़ेगा। तो इस केस में जो ट्रूथ टेबल बनेगी वो बनेगी 0 0 0 1, ठीक है। और ये दो बीच में जीरो क्यों आई साथियों, क्योंकि 0 इंटू 1 जीरो ही होगा, ठीक है। ए प्लस बी का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है और, या एक भी अगर ट्रू है ना तो आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। और दोनों जीरो है तो ऑफकोर्स जीरो ही आएगा। तो इसमें ट्रूथ टेबल कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये जो ट्रूथ टेबल है ये है और की, ठीक है जी। अब देखो ए प्लस बी के ऊपर आपने बार लगा दिया, बार मतलब नेगेशन लगा दिया, तो ये ए प्लस बी क्या था, और था। तो ये जो ट्रूथ टेबल होगी नोर की, ठीक है जी। और ए डॉट बी के ऊपर लगा दिया तो ये नैंड की, ठीक है। ये वाला गेट जो साथियों आप देख रहे हो ना, ये गेट है एक्सॉर गेट, ठीक है, एक्सॉर गेट। और ये वाला जो गेट है ना, ये आपको इधर दिख रहा है, ये है एक्स नोर गेट, ठीक है। एक्सॉर में क्या होता है, एक्सॉर में अगर आपको सेम दोनों में वो दिखेंगे डाटा, अगर आपको सेम दिखेगा दोनों उसमें, तो आपका जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। और जैसे ही दोनों डाटा डिफरेंट होंगे आपका आंसर बनाएगा। और एक्स नोर में इसका जस्ट उल्टा है, अगर डाटा दोनों में सेम होगा तब आपको 1 रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। वरना अगर डाटा डिफरेंट है तो आपको कैसा रिटर्न होगा, जीरो रिटर्न होगा, ठीक है जी। अब आपको मैं गेट्स दिखा देता हूं। अगर आप ये देखें सिंपल इतना गेट, ये ऐसे मैंने बनाया इतना, ठीक है जी। तो ये जो गेट हो जाएगा ना, ये क्या है, ये आपका एंड गेट हुआ, ठीक है। और इतना ही अगर मैं इसको बनाऊं, तो इसको अगर मैं छोड़ दूं नेगेशन को, तो ये जो गेट आपको ये दिख रहा है, ये कैसा गेट है, ये और गेट है। और जैसे ही मैंने इसके सामने एक डॉट लगा दिया, ठीक है जी, तो अब ये क्या हो गया, टॉगल हो गया, मतलब ये गेट इसका उल्टा हो गया, आगे इसके नॉट लग गया ना। तो नॉट अगर इसके आगे लग गया तो ये गेट बन जाएगा अब नैंड गेट, ठीक है साथियों। सिमिलर इज द केस यहाँ पर, कि अगर मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया ऐसे, तो अब ये जो गेट बन गया ये बन गया नॉर गेट, ठीक है जी। अब देखो ये नैंड गेट हो गया, ठीक है, ये आपका नॉर गेट हो गया। और आपका देखो अब एक्सॉर गेट क्या होता है, एक्सॉर गेट की फिगर आप ये देख पा रहे होगे, और इसमें इसका सिंबल होता है ए एक्सॉर एक्सक्लूसिव और बी। अब इसको मैं खोलूंगा तो इसका मतलब होगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का आप मतलब समझते होगे, अगर बी 1 है तो ये जो लेगा वैल्यू ये लेगा 1 का उल्टा 0, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। एक बार ये और देख लो, नॉर गेट है, इसको और देख लो, ये होता है ए डॉट ये वाला बी। अब इस डॉट का मतलब होता है ए डैश बी डैश प्लस ए बी, ठीक है। ए डैश बी डैश मैं मतलब समझा चुका हूँ, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अब इसके बाद ये इसकी फिगर होती है, ये आप देख पा रहे होगे, ठीक है। अब नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट सिंपल एक उसको लेगा, अब ये जैसे इसने ए इनपुट लिया ना, ये जो रिटर्न करेगा ये होगा ए डैश, ठीक है, ए डैश रिटर्न कर देगा, मतलब उसका उल्टा। अगर 1 लिया तो 0 और 0 लिया तो 1, ठीक है। ये नॉर्मल आपको दिख रहा होगा, और इसके आगे टॉगल सिंबल इसका उल्टा कर देता है, ठीक है। इसको टॉगल गेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जस्ट उल्टा कर देता है जो भी आप इसको इनपुट देते हैं। अब साथियों ये देखो, अब हम जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है ना उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये जैसे बिट्स है, आपको दिख रही होगी बिट क्या होती है। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि जो एक बिट होती है ना वो क्या होती है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो एक बिट में स्टोर होती है। और एक बिट किस में स्टोर होती है, आपको पता होगा फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसकी जो स्टोरेज होती है वो 1 बिट होती है, ठीक है। या तो वो ट्रू को होल्ड कर सकता है या वो फॉल्स को होल्ड कर सकता है, 0 को होल्ड कर सकता है या 1 को, ठीक है। तो एक बिट, अब ऐसी 4 बिट को मिला के, ऐसी 4 बिट को ध्यान देना साथियों, अगर ऐसी 4 बिट को मिला दिया जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया, ऐसी 4 बिट को मिला दिया जाए तो वो बन जाता है एक निबल, ठीक है। और ऐसी अगर 8 बिट को मिला दिया जाए तो वो बन जाती है एक बाइट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने डिस्कस किया हुआ। बट ये जो चीज है ना, ये 8 बिट वाली, ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है। इस अभी कॉन्ट्रोवर्शियल किसके चलते हैं, तो अगर आपको पता होगा एक सिस्टम होता है एस्काई सिस्टम और एक होता है ईबीसी डीआईसी सिस्टम। एस्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ईबीसी डीआईसी सिस्टम का मतलब है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज सिस्टम कोड, ठीक है। तो अगर मैं एस्काई सिस्टम की बात करूं तो उसमें एक बाइट जो होती है साथियों वो 7 बिट्स के बराबर होती है, जबकि ईबीसी डीआईसी सिस्टम में 8 बिट मिला के क्या बनती है, एक बाइट बनती है, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपका डाउट आ सकता था तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि 7 बिट बराबर एक बाइट कौन से सिस्टम में, एस्काई सिस्टम में। और
8 बिट्स बराबर 1 बाइट, ये कौन से EBC DIC सिस्टम में, ठीक है, इसको अमेरिका फॉलो करता है इस सिस्टम को। अब साथियों देखो, ये आपको मेमोरी पता ही होगी कि भाई 1 किलो बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, इक्वल टू 1024 बाइट। तो 1024 बाइट को अगर मैं मिला दूं तो मुझे 1 किलो बाइट मिल जाएगा। अब वैसे ही 1024 किलो बाइट को मिला दो तो आपको 1 MB मिल जाएगा। 1024 MB को मिला दो तो 1 GB, फिर 1024 GB को तो 1 TB, फिर 1024 TB को मिला दो तो 1 पेटाबाइट, फिर 1024 पेटाबाइट को मिला दो तो 1 एक्साबाइट, और 1024 एक्साबाइट को मिला दो तो 1000 मतलब 1 जेटाबाइट। अब बाकी जो इससे आगे वाली जो आपकी वो है ना मेमोरी, वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, तो लास्ट की ये 3-4 आप याद कर लेना, ठीक है, ये पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ तक आपका मेमोरी वाला पार्ट खत्म हो गया। अब जो मेमोरी आपकी बची हुई ना प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, वो मैं बिल्कुल कराऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। उससे पहले इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इनपुट में सबसे पहले साथियों आपका कीबोर्ड पता होना चाहिए। कीबोर्ड का क्या लेआउट होता है, तो कीबोर्ड पे जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है वो किस स्टाइल में होता है, क्वालिटी टाइप में होता है, ठीक है। ये उसकी सबसे ऊपर जो की लिखी रहती है ना फंक्शन की के नीचे, मतलब फंक्शन की के नीचे आपकी न्यूमेरिक की होती है, न्यूमेरिक की से नीचे जो लिखा जाता है वो इसी फैशन में लिखा रहता है, क्वालिटी फैशन में, ठीक है। और इस कीबोर्ड में कितनी होती है, टोटल 104 की होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब इन कीज में क्या क्या होती हैं, एक फंक्शन की होती है, एक मॉडिफायर कीज होती है, एक टॉगल कीज होती है, एक स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर आपके हैश, डॉलर, ये सिंबल जो आपके ऊपर लगे रहते हैं। टॉगल कीज का मतलब क्या होता है, ये उल्टा कर देती है। जैसे जब आप न्यूमेरिक को ऑन करते हो, नंबर लॉक को ऑन करते हो, तो इसका मतलब क्या है, न्यूमेरिक आपका ऑन हो जाएगा तो आपके नंबर्स आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो उससे, मतलब उनसे आप एंटर कर सकते हो। कैप्स लॉक का मतलब क्या है, अगर नॉर्मली मैं छोटे लेटर लिख रहा था, कैप्स लॉक जैसे ही ऑन करूंगा तो मेरे लेटर्स कैसे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका उल्टा कर देता है, तो इसलिए इनको टॉगल कीज बोला जाता है। मॉडिफायर कीज क्या होती हैं भाई, इनको किसी और दूसरी उसके साथ यूज किया जाता है मॉडिफाई करने के लिए किसी डाटा को, ठीक है। तो फंक्शन कीज क्या होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं आपकी F1 to F12 तक, ठीक है। तो 12 फंक्शन की होती हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, इसलिए इनको फंक्शन की बोला जाता है। अब इसके बाद करेंगे बात माउस की, ठीक है। तो 2 टाइप के माउस आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एक तो बोला जाता था मैकेनिकल माउस, ठीक है, और एक होते हैं ऑप्टिकल माउस। तो साथियों इनमें डिफरेंस क्या है, तो मैकेनिकल जो माउस होते हैं ना, मैकेनिकल माउस होते थे जिनके नीचे आपको बॉल वगैरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, उनके नीचे लाइट नहीं दिखेगी। जबकि जो ऑप्टिकल माउस है उसके नीचे आपको लाइट दिखेगी। तो जिसके अंदर आपको ये लाइट दिखे तो वो होते हैं ऑप्टिकल माउस, और जिसके अंदर ये बॉल दिखे, ठीक है, बॉल होती है उनके नीचे, ठीक है, उनको बोलेंगे मैकेनिकल माउस। अब ट्रैक बॉल क्या होता है, तो आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा ट्रैक बॉल। हालांकि ट्रैक बॉल एक और चीज होती है आपकी, आपका जो माउस होता है ना उसी टाइप का एक डिवाइस होता है, ठीक है, उसमें एक बॉल लगी रहती है, तो वो भी माउस की तरह काम कर सकती है, तो उसको भी ट्रैक बॉल बोलते हैं। हालांकि जो आपका माउस लैपटॉप होता है ना उसमें जो सही वर्ड है उसके लिए वो ट्रैक पैड होता है, ठीक है। तो ट्रैक बॉल जो है ये दूसरी चीज है, ये आपको पता होना चाहिए, बट उसका काम वही होता है जो माउस का काम होता है, पॉइंटिंग डिवाइस ही है ये भी। इसके बाद आते हैं बार कोड रीडर, BCR। तो BCR का काम क्या होता है, तो बार कोड रीडर आपने देखा होगा कि आप जैसे रिलायंस फ्रेश या कहीं पे जाते हो सामान लेने, ठीक है, तो वहां पर आपको एक जो आइटम होता है उसके पीछे एक कोड लिखा रहता है, ठीक है, उसको स्कैन करते हैं बार कोड रीडर से, ठीक है। तो वो एक्चुअली होता क्या है, वो बार कोड होता है, और जो डिवाइस उसको स्कैन कर रहा है वो होते हैं बार कोड रीडर, ठीक है जी। और इसको रिप्लेस कर दिया आप किसने, क्विक रिस्पॉन्स कोड ने, QR कोड ने। इसमें क्या होती है, सर्टेन लाइन्स होती हैं, ठीक है, और ये जैसे आपको दिखेगा इसको जो है स्कैन किया जाता है, और इसका एक पर्टिकुलर मतलब डॉट का एक इसका अपना एक यूनिक वो होता है, मतलब इंफॉर्मेशन कोडेड होती है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज होती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, अब ये OCR रीडर का मतलब क्या होता है, OCR रीडर का काम होता है आपकी जो हैंड राइटिंग होती है ना उसकी पहचान करने के लिए यूज किया जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, OCR जिसको बोलते हैं। अब इसके बाद आते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगर आपने कभी UPSC का एग्जाम दिया हो या कोई आपने पहले जो 10th-12th में एग्जाम होते थे वो दिए हूँ, तो उसमें आपसे MR वो भराई जाती थी, OMR शीट इस तरीके से, उसमें एक में आप ब्लैक डॉट कर देते थे। तो ये जो मशीन होती है ना OMR मशीन, ठीक है, उसमें ये क्या करेगा, ये ब्लैक डॉट को काउंट कर लेगा कि भाई पहले क्वेश्चन में इसने बंदे ने A आंसर किया है, दूसरे क्वेश्चन में इस बंदे ने B आंसर किया है। तो इस तरीके से आपके ये जो है ना ये नोट होके और ये डाटा जो है ऊपर स्क्रीन पे भेज देता था, ठीक है, और फिर वहां से मार्क्स आपके कैलकुलेट हो जाते थे। तो इस तरीके से काम करता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका बैंक्स में यूज होता है, जो आपके चेक्स होते हैं ना उन पे MICR कोड होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली इसके लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद आते हैं टच स्क्रीन के ऊपर। तो भाई टच स्क्रीन कैसे काम करता है, तो ये हल्का सा आइडिया आपको होना चाहिए, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है
कि सबसे नीचे जो होती है ना आपकी मोबाइल, अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो सबसे नीचे आपकी होती है मोबाइल की डिस्प्ले। ठीक है, ये मोबाइल की डिस्प्ले बनाई मैंने, इसके ऊपर एक आपको लेयर दिखाई जाती है। ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, और ये लेयर किसकी होती है, इंडियम टिन ऑक्साइड की ये लेयर होती है। और ऐसी लेयर दो होंगी, पहले ये लेयर बिछा दी आपने, इसके ऊपर आप क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको मार्क करनी होती है। ठीक है, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी। ठीक है, मार्क कर दी। उसके बाद आपने क्या करा, वापस से आपने ये लेयर बिछाई। ठीक है, वापस से इसके ऊपर लेयर बिछा दी। ठीक है, उस लेयर के ऊपर वापस आपने, अब जैसे पहले हॉरिजॉन्टल डाली थी, अब आपने वर्टिकल लाइन डाल दी। पहले हॉरिजॉन्टल डाली थी, अब वर्टिकल डाल दी। अब मेन बात ये है कि आप ये लाइन्स डाल क्यों रहे हो। तो साथियों आपको पता होगा, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है ना, तो आपने पढ़े होंगे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। तो किसी भी पॉइंट की, किसी भी स्पेसिफिक पिन पॉइंट की अगर मुझे लोकेशन चाहिए अर्थ पे, तो मुझे उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता हो तो मैं बता पाऊंगा। तो वही सेम चीज यहाँ पर है। अगर आपको मान लो आपने यहाँ टच किया है, तो आपकी टच का पॉइंट पता होना चाहिए, आपको टच कहाँ किया गया है, तो वहीं पे जाके वो ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए आपको ये वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है। ठीक है, और ये जो है काफ़ी एक स्मूथ सर्विस प्रोवाइड करती है इंडियम टिन ऑक्साइड की लेयर जो होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोकेशन को आइडेंटिफाई कर पाते हो। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ आपको काफ़ी सही लगी होगी कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कुछ और इनपुट डिवाइसेज जो हैं, जैसे लाइट पेन। लाइट पेन क्या हो रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लाइट पेन आपकी नॉर्मली जो ऑफिसेज होते हैं ना, उसमें आपकी पीपीटी पे आपने देखा होगा कि पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। स्कैनर आपको पता ही होगा। ठीक है, जहां पर आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हो, एक तरीके का इनपुट डिवाइस है ये भी। कैमरा आपको पता है। स्टाइलस क्या होता है साथियों, जैसे मैं जिस चीज़ से लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें मेरे को एक ये राइटिंग पैड दिया गया और उसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ एक पेन से। ठीक है, तो उसको स्टाइलस बोलते हैं। माउस क्या होता है ये आपको पता है। जॉयस्टिक आपकी जो आप गेम वगैरह खेलते हो। आउटपुट डिवाइस भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो मॉनिटर जो होता है, जिसको बोलते हैं VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, ये तो सिंगल हो सकता है या कलर हो सकता है। सिंगल में मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जो होते हैं, ठीक है, उनको सिंगल बोलते हैं। मोनोक्रोम मतलब एक ही कलर के, और कलर्स मतलब 256 कलर। अब पता क्या होता है साथियों, जैसा कि आपके ना जो कलर्स होते हैं उनमें तीन तीन वो होते हैं। अब मतलब ये जो वैल्यू है 0 से 255 तक कहीं भी जा सकती है, और ये वैल्यू 0 से 255 तक कहीं जा सकती है, ये वैल्यू 0 से 255 कहीं भी जा सकती है। इनके बीच में अब जैसे मान लो मैंने एक वैल्यू ली 118, 128, 138, इससे एक अलग कलर बनेगा। अब यहीं पर अगर मैंने 118 लिखी, 128 लिखी और जस्ट इसको बदल दिया 139, तो कलर की शेड बदल जाएगी। तो इस टाइप से 256 कलर होते हैं। तो इनकी सहायता से मॉनिटर्स पे क्या कराई जाती है, कलर्स को शो कराया जाता है। ठीक है जी, तो ये आपके पिक्सल्स होते हैं, जो आप डॉट देखते हो ना स्क्रीन पे काफी छोटे छोटे, ये क्या होते हैं, पिक्सल्स होते हैं। और पिक्सल्स क्या होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल जो होते हैं ना, वो आपकी स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है ना उसको डिटरमाइन करते हैं। अब एक चीज होती है रिफ्रेश रेट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने यहां लिखा है कि रिफ्रेश रेट क्या होता है। जितने टाइम गैप के अंदर दो जो इमेजेस हैं वो डिस्प्ले कराई जाती है ना स्क्रीन पे, उसको बोलते हैं रिफ्रेश रेट। ठीक है जी, तो जितना रिफ्रेश रेट आपका कम होगा उतनी वीडियो आपकी क्या होगी, क्लियर होगी। मतलब रिफ्रेश रेट कम होने का मतलब क्या है, आपका सडनली आपकी जो है क्या हो रही है, आपकी इमेजेस जो है वो स्विच कर रही हैं और आपको पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो उससे वीडियो की जो है क्लैरिटी बढ़ती है। ठीक है जी, और आपने सुना होगा ज्यादा रेजोल्यूशन में इमेजेस क्लियर दिखती हैं। ज्यादा रेजोल्यूशन में इमेजेस क्लियर क्यों दिखेंगी, क्योंकि ज्यादा जितना रेजोल्यूशन होगा उतने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, और जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, क्योंकि हर एक बात बताओ ना, आप एक स्क्रीन पे, एक मान लो ये 10x10 की स्क्रीन है, और दो सिनेरियो में मान रहा हूँ, इस 10x10 की स्क्रीन पे एक बार तो मैं दिखाऊं केवल 10 पिक्सल, और दूसरी बार दिखाऊं मैं 100 पिक्सल्स की सहायता से। तो साथियों एक बात बताओ, जो 10 पिक्सल्स होंगे तो वो काफी स्ट्रेच हो जाएंगे ना। अगर वो काफी स्ट्रेच हो जाएंगे तो वहां पर क्लैरिटी कम हो जाएगी, बजाय की 100 पिक्सल में। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक होता है डॉट पिच। डॉट पिच क्या होता है, तो मैं अगर मान लूं कि ये एक पिक्सल है, ये एक पिक्सल है, ये एक पिक्सल है, एक पिक्सल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इन दोनों के बीच में जो डायगोनल डिस्टेंस होता है ना उसको डॉट पिच बोलते हैं। ठीक है, तो कमेंट में आपको मेरे को ये बताना है कि डॉट पिच जो होता है इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इवोल्यूशन ऑफ वीडियो, अब वीडियो कैसे इवोल्व हुआ इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आते थे कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, आपने देखे होंगे आपके घर में बड़े बड़े टीवी होते थे जिनके पीछे ऐसे निकला रहता था। ठीक है, और यहाँ पे एक बल्ब लगा रहता था, तो वो CRT जो थे, CRT डिस्प्ले होती थी, वो भी कैथोड रे ट्यूब। ये काफी बड़े साइज में होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है इमेजेस को दिखाने में। और इसी के चलते आपने देखा होगा, कभी आप इसके पास में हाथ लेके जाओ तो आपके जो बाल होते थे हाथ के वो खड़े हो जाते थे। ठीक है, ये आपने फिजिक्स में फिनोमेना पढ़ा भी होगा। इसके बाद आए LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इसमें क्या होता है साथियों, दो स्क्रीन होती हैं आपकी, और उनके बीच में आपको क्या लगा देते हो, एक लिक्विड की लेयर लगा देते हो। ठीक है,
दो आपकी स्क्रीन है, उनके बीच में आप लिक्विड की लेयर लगाते हो। ये काफ़ी स्क्रीन जो है आपकी पतली पतली होती है, इसलिए इनका जो साइज होता है वो कंपेरेटिवली काफ़ी पतला हो जाता था इनके कंपैरिजन में। ठीक है, इसके बाद आई TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये इससे और ज़्यादा क्या होगी, रिफाइन होगी। और जैसे ये रिफाइन हुई, इन्होंने इमेजेस भी क्या कर दी, काफ़ी ब्राइट और क्लियर कर दी। ठीक है, तो इसकी थोड़ी रिफाइन फॉर्म बोल सकते हो आप। और इसके बाद सडन चेंज आपको देखने को मिलता है एलईडी में, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गई सीधी, यहाँ पर आपको देखने को मिली सीधी सीधी एलईडी बल्ब्स। ठीक है, अब एलईडी बल्ब्स की सहायता से आप इमेजेस दिखा रहे हो। ठीक है, तो ये काफ़ी क्या होंगी, क्लियर होंगी कंपेयर टू आपकी TFT और LCD डिस्प्ले। अब इसी का एडवांस फॉर्म साथियों क्या था, OLED। ठीक है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, अब एलईडी के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि एलईडी जो थी ना, अगर आप काफी देर तक देखो उसको तो वो आपकी आईज को भी हर्ट कर सकती है। बट ओएलईडी में नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब इसमें हम किसका यूज लेते हैं, इसमें हम कार्बन का यूज लेते हैं, जो कि हमारी आईज को जो है इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और काफी ब्राइट होता है ये कलर। ठीक है, ओएलईडी डिस्प्ले देखना आप कभी भी। और इसका भी एडवांस फॉर्म साथियों क्या था, AMOLED, एक्टिव मैट्रिक्स OLED। ठीक है, ये OLED से भी ऊपर एक। ठीक है जी, तो ये और रिफाइन फॉर्म आ गई। तो ये आपको सब पता होनी चाहिए कि AMOLED, MOLED, OLED, LED, TFT ये सारी क्या है, ये आपकी मॉनिटर्स के वो हैं, टाइप है। ठीक है, डिस्प्ले के टाइप हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रिंटर्स वाला जो टॉपिक है साथियों हम कल करेंगे। और मेमोरी के बारे में मैं आपको बता दूं, मेमोरी के बारे में नहीं बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, तो देखो मेमोरी दो टाइप की होती है साथियों। एक तो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है जी, और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसको सेकेंडरी को एक तो ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, सब्सिडरी मेमोरी होती है, और ये होती है आपकी मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी के चलते ये क्या होगी, ये आपकी सबसे पहली बात तो फास्ट होगी। ठीक है, इसका साइज कम होगा। ठीक है, साइज कम चलते ये फास्ट होती है। और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, ये वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब जैसी पावर खत्म होगी ये चली जाएगी। ठीक है, इसमें जो भी डाटा होगा वो वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, गायब हो जाएगा। और एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल होगा साथियों रैम। ठीक है, जो रैम है आपकी वो प्राइमरी मेमोरी है। इसके साथ ही साथ रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब इसमें जो डाटा होगा वो तब तक काम करेगा जब तक पावर ऑन है। ठीक है, जैसी पावर ऑफ होगी डाटा वॉश आउट हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट क्या होती है, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या होता है साथियों, इसमें यह होता है कि इसमें जो डाटा होता है ना, वो आपका मैन्युफैक्चरर जो भी होगा वो इसमें अपलोड करके देता है। ठीक है, लोड करके देता है। ठीक है, ये बोल सकते हो आप, अपलोड नहीं, लोड करके देता है इसमें ऑलरेडी, और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। बट अभी क्या है कि अब कुछ ऐसी रोम आने लगी जिनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, और उनको बोला जाता है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और इसके फर्दर जो नया टाइप आया उसको कैसे, उसको बोलते हैं EPROM। मतलब हम प्रोग्राम कर सकते हैं, बट किसकी सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से। तो इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका एडवांस फॉर्म EEPROM। अब हम इरेज भी इलेक्ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रोम होती है ये कैसी होती है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है जी, मतलब अगर पावर आपकी चली भी गई तो डाटा जो इसमें वो सेव रहता है। ठीक है, जैसे आपका जो बायस होता है वो लोडेड रहता है रोम में। ठीक है जी, और बायस का काम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब होता है जो आपका जब सबसे पहले जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कौन सा फंक्शन लोड होता है, तो वो ये बायस ही है जो लोड होता है। ठीक है जी, सेकेंडरी मेमोरी में क्या आएंगे, अब सेकेंडरी मेमोरी होगी नॉन वोलाटाइल। ठीक है जी, और इसमें आएंगे आपकी जैसे हार्ड डिस्क, ठीक है, आपकी फ्लॉपी डिस्क, आपके पेन ड्राइव। ठीक है, ये सब आपको यहां देखने को मिलेंगे, और यहां पर आपकी स्टोरेज ज्यादा दिखेगी, और स्पीड जो है रिलेटिवली आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये इतना आपको पता होना चाहिए था, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी। तो आज के लिए साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगर इस पर्टिकुलर लेक्चर पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जरूर बताना कमेंट में कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और भी हम जैसे सोच रहे हैं कि पॉलिटी के लेक्चर्स भी हम स्टार्ट कर दें यहाँ पर। ठीक है, फुल फ्लैश तरीके से, और ये सब मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पर्टिकुलर लेक्चर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।